हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सीसीआर नेट एग्ज़ाम 2024 के बारे में। इसका नोटिफिकेशन अप्रैल महीने तक अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आया नहीं है। लेकिन फिर भी हमें मान रहे हैं अभी तक अप्रैल मंथ का जो लास्ट वीक है वो अभी तक आया नहीं है। लेकिन अप्रैल मंथ के अगर लास्ट वीक तक भी नहीं आता है तो ये मान के चलना कि मई के फर्स्ट वीक में ये आ ही जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट बार भी एग्ज़ाम जो था, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जारी होने के 1.5 महीने बाद ही एग्ज़ाम हो गया था। लेकिन मतलब इस बार आप ये मत करना कि इस बार भी ऐसा होगा या इस बार ऐसा नहीं होगा, मतलब कोई पता नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट तरीके से रखना, क्लियर। तो इसमें इस बार क्या हो सकते हैं, 5 बड़े बदलाव हो सकते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम को लेकर बहुत चल रहा है कि एग्ज़ाम ये ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होने के चांसेस इसके बढ़ रहे हैं। ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम जो है उसमें क्या होता है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं बहुत, और भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उनके एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। तो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए अब क्या है, एग्ज़ाम ये ऑफलाइन होने जा रही है, ठीक है। तो मोस्ट चांस ऐसे हैं कि ये एग्ज़ाम ऑफलाइन हो जाएगा। दूसरा, इसमें एक चीज़ और ऐड की गई है कि जिन कैंडिडेट ने 4 ईयर बीएससी की हुई है, मतलब जिनके 8 सेमेस्टर स्कीम वाली ग्रेजुएशन जिन्होंने किया हुआ है, वो पीएचडी के लिए एलिजिबल है विदाउट एमएससी। मतलब वो बिना एमएससी के भी क्या क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं और जेआरएफ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर उनकी जेआरएफ है और उन्होंने एमएससी नहीं की हुई है, ठीक है, तो भी वो पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, लेक्चरशिप के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। अगर उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होना है तो उनको एमएससी ही करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े बदलाव हैं जिनके बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन, क्लियर। ठीक है, तो आगे अपन देखते हैं कि सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि सीएसआर नेट का एग्जाम जो है वो कौन सी बॉडी कंडक्ट कराती है। ये कराती है कौन, एनटीए। ये कौन कराती है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। अब मैं आपको बता दूं कि ये पहले एग्जाम जो था ये पहले ऑनलाइन होता था। कैसा होता था ये, ऑनलाइन। और इससे ही पहले कि मैं जाऊँ थोड़ा 2015, 16, 17 तक, तो 2017 तक ये एग्जाम कैसा होता था, ये ऑफलाइन ही होता था। ये एग्जाम पहले ऑफलाइन ही होता था, लेकिन इसको क्या कर दिया बाद में, ऑनलाइन कर दिया। लेकिन अब दोबारा इसको ऑफलाइन मोड में ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि इससे स्टूडेंट को भी काफ़ी दिक्कत होती है। और क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब स्टूडेंट एग्जाम दे रहा होता है तो कुछ नेटवर्क इशू आ जाता है। तो वो नेटवर्क इशू से बचने के लिए कुछ बच्चों को जो है ऑनलाइन मोड समझ में नहीं आता, उसके लिए तो ये इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए इसको वापस से किस में लेके आ रहे हैं, ऑफलाइन मोड में लेकर आ रहे हैं इसको भी, ठीक है। यूजीसी का तो हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन अभी ये सीएसआईआर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इसका जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा मैं आपको वीडियो बता दूंगा, ठीक है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसके रिगार्डिंग, क्लियर है। तो ये ऑफलाइन एग्जाम इसके होने के पूरे चांसेस हैं ये, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है, बच्चों के जो सवाल अगर ये जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं कि पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम जो ऑनलाइन था, तो ऑनलाइन मोड में एक वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ होता था। क्या होता था, वर्चुअल कैलकुलेटर। तो अब वो कैलकुलेटर अलाउ होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि पहले क्या होता था, इससे पहले ऑनलाइन से पहले 2017 से पहले जब ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था, तो उस केस में किसी भी कैंडिडेट को वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ नहीं था। तो उस जब कैलकुलेटर पहले नहीं था, और अगर अब वापस ऑफलाइन मोड में अगर एग्जाम आएगा तो वापस अगर ये हो सकता है कि इस बार भी कैलकुलेटर अलाउ ना हो, ठीक है। मतलब ऑफलाइन एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ ना हो, लेकिन क्या होता है कि ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसमें वर्चुअल कैलकुलेटर आ जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर हो भी सकता है, नहीं हो सकता, इसका जब नोटिफिकेशन जारी होगा तभी पता चलेगा ये, क्लियर है। और दूसरी बात क्या है कि जो एग्ज़ाम होता है ये हर 6 महीने में कंडक्ट होता है। जो एक तो जून में होता है, एक दिसंबर में होता है। एक तो कब होता है, जून में, और एक कब होता है, दिसंबर में। हालांकि पिछली बार क्या हुआ था, मतलब पिछले से पिछली बार दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम और जून 2023 का एग्ज़ाम, ये दोनों एग्ज़ाम जो थे ये एक साथ मर्ज होकर ये एक ही एग्ज़ाम हुआ था ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों पता नहीं क्यों मतलब एक साथ हुए थे ये एग्ज़ाम। ये वाला दिसंबर 2022 वाला हो नहीं पाया था, तो दिसंबर 2022 और जून 2023 इसका एक ही एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर दिसंबर 2023 वाला जो एग्ज़ाम है वो अलग से हुआ था, और अब जून 2024 वाला एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। जून 2024 वाला एग्जाम होने वाला, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। दूसरी बात, अगर हम इसके एग्जाम पेपर की बात करें तो इसका एग्जाम पेपर कैसा होता है, बाइलिंगुअल होता है, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। तो ये बातें हो गई। एक तो एनटी एग्जाम कराता है, ऑनलाइन होता था पहले, बहुत पहले तो ये ऑफलाइन होता था, उसके बाद ऑनलाइन मोड में हुआ, वापस इसको ऑफलाइन में लाने की पूरी तैयारी चल रही है, ठीक है। ये एग्ज़ाम हर 6 मंथ में होता है, जून में और दिसंबर में। लेकिन 2022 और जून 2023 वाला एग्ज़ाम जो था, ये वाला एग्ज़ाम जो था वो एक बार ही हुआ था, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा पैटर्न आया था अभी इसमें कि यूजीसी नेट पैटर्न में बदलाव। इसमें क्या है कि पेपर पेन मोड में एग्ज़ाम होगा। मतलब यूजीसी ने तो फिक्स कर दिया कि वो तो इस एग्ज़ाम को ऑफलाइन मोड में ही लेगी, लेकिन अभी तक सीएसआईआर ने इसके बारे में अभी बताया नहीं है। हालांकि सीएसआईआर भी क्या करती है, यूजीसी के जितने नियम हैं उन्हीं को फॉलो करती है, ठीक है। जो काम यूजीसी करेगी वही कौन करेगी, सीएसआईआर। लेकिन अभी तक सीएसआईआर ने इस पर
इसको हरी झंडी नहीं दिखाई है और ना ही इसके बारे में कुछ बताया है। क्लियर है? तो अभी जैसे ही CSIR का नोटिफिकेशन जारी होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसके रिगार्डिंग। क्लियर? लेकिन CSIR ने तो फिक्स कर दिया कि वो जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में ही लेगी, और साथ में इसने ये बता दिया कि लेक्चरशिप के साथ अब PhD जो होगी, मतलब उसमें 4 ईयर जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं वो भी इसको कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो नेट के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन JRF के लिए मिनिमम बात करें तो 19 साल है, मैक्सिमम देखें तो 28 से 33 साल है, इसमें 3 साल जो है रिलैक्सेशन OBC वालों को दिया हुआ है और 5 साल SC ST और बाकी लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये सबसे बड़ा बदलाव है इसमें, ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा बदलाव कौन सा है कि BSc 4 ईयर डिग्री वाले जो कोर्स वाले स्टूडेंट हैं, जिन्होंने BSc 4 ईयर वाला कोर्स किया हुआ है, तो उनको मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए किसमें, BSc के अंदर, तो वो भी अब नेट JRF के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और इस एग्ज़ाम में अगर वो पास होते हैं तो वो स्टूडेंट PhD कर सकते हैं इजीली, वो स्टूडेंट PhD कर सकते हैं। ध्यान रखना ये बात, मतलब PhD के लिए वो क्या हो गए, एलिजिबल। पहले क्या होता था, अगर आपने BSc की हुई है, BSc के बाद आपने MSc की हुई है, MSc के बाद ही आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद ही PhD के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब क्या कर दिया कि जिसने BSc की हुई है, 4 ईयर कोर्स है, बिना MSc के भी वो PhD में एनरोल हो सकता है। क्लियर? ये कर दिया इन्होंने, लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि उसके BSc में मिनिमम 75% मार्क्स होना जरूरी है। अगर 75% मार्क्स नहीं होते तो फिर वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, और इसमें 5% रिलैक्सेशन है किसका, OBC SC ST PWD कैंडिडेट का, मतलब इनके अगर 70% मार्क्स भी होंगे तो भी ये क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, मैं आपको बता दूं ये स्टूडेंट जो है ये एलिजिबल फॉर PhD हैं, मतलब PhD के लिए एलिजिबल हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस होती है वो कितनी होती है, 1100 रुपये होती है। बाकी के लिए देखो, जनरल के लिए कितनी है, 1100 रुपये। ठीक है, OBC कैंडिडेट के लिए कितनी है, 550 रुपये, SC ST के लिए कितनी है, 275 रुपये, और जो PWD है उनके लिए कितने, नील। हाँ जी, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए भी कितनी होती है, ये 275। आगे देखिए, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन की बात करूं तो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन अभी तक तो जारी हुआ नहीं है, लेकिन जहां तक मैं मान रहा हूं इसका भी ये लास्ट वीक ऑफ अप्रैल मंथ, मतलब अप्रैल महीने के लास्ट वीक तक ये क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा इसका नोटिफिकेशन। क्लियर है, और ये हो ही जाएगा, और अगर फिर भी नहीं होता है तो फर्स्ट वीक ऑफ मई मंथ मान लो आप। ठीक है, एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इसका ये जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक में हो सकता है एग्ज़ाम। ठीक है, और या फिर जून के क्या हो सकता है, हाँ जी, लास्ट वीक में हो सकता है। तो जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। आप इसमें मत देखना कि भैया कितना गैप आएगा, कितना क्या आएगा। पिछली बार क्या हुआ था, मैंने आपको बताया भी था कि पिछली बार एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जारी होने के 1.5 महीने बाद, कब, 1.5 मंथ बाद ही क्या हो गया था, एग्ज़ाम हो गया था। मतलब नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके 1.5 महीने बाद क्या हो गया, एग्ज़ाम। तो यहाँ पर भी ये सीन हो सकता है कि ये जो नोटिफिकेशन है तो लेट जारी हो, लेट रिलीज़ हो, और उसके बाद ही क्या हो जाए, एग्ज़ाम हो जाए कुछ ही दिनों बाद। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन एकदम कंप्लीट रखना। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने के आसार इसके मतलब वैसे तो नहीं है एग्जाम पैटर्न के, लेकिन अगर थोड़ा होता भी है तो थोड़ा सा ये हो सकता है, जैसे पार्ट ए में क्या आता है, यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के जनरल एप्टीट्यूड के सवाल आते हैं। पार्ट बी में क्या आते हैं, अपने MCQ आते हैं, इसमें MSQs वगैरह आते हैं। ठीक है, ये पार्ट सी बड़ा होता है, 100 मार्क्स का होता है, ये 40 मार्क्स का होता है, और ये कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का। तो ये हो सकता है कि गेट की तरह जो NAT टाइप क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, किस में आते हैं, ये आते हैं केवल गेट में। तो CSIR भी इसको मतलब ले सकता है कि CSIR में भी ये वाले क्वेश्चन जो है ये आ सकते हैं, मतलब इस बार। ठीक है, पार्ट बी में इसको क्या कर दे, ये मतलब इसमें ला दे, तो ये भी हो सकता है। अभी तक पार्ट ए में क्या आते हैं, केवल मैथ्स रीजनिंग के आते हैं, 20 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं, 15। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में कितने आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, 35 अटेम्प्ट करने होते हैं, और पार्ट सी में 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। अल्टीमेटली टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 120 अटेम्प्ट करने होते हैं, कितने, 75। किसके लिए, ये केमिस्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं केमिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मैं केवल केमिस्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ, अदर सब्जेक्ट की मैं अभी बात नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूंगा कि अदर सब्जेक्ट, इसी वीडियो में बता दूंगा मैं आपको कि अदर सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। क्लियर है, ये अभी मैं बता दूंगा कुछ देर बाद ही। लेकिन ध्यान रखना, इस बार ये हो सकता है अगर पैटर्न में बदलाव होगा तो NAT टाइप के क्वेश्चन जरूर इसमें ऐड हो सकते हैं। बाकी एज सच कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। बात करें सिलेबस की तो सिलेबस में भी कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला, मतलब बड़ा क्या, इसमें बदलाव होने वाला ही नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम के लिए तो नहीं होने वाला बदलाव, क्योंकि अगर CSIR को सिलेबस चेंज करना होता है तो उसको पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी होती है। मतलब ये ऐसा नहीं बोल सकता है कि इस बार मतलब एग्जाम अभी होने वाला है जून 2024 वाला, और अभी बोल देगा कि आपका सिलेबस चेंज होता है, नहीं। इसको मतलब ये हो सकता है कि इस बार ही सिलेबस डाले और बोले कि अगले एग्जाम के लिए सिलेबस जो होगा वो चेंज हो जाएगा, और ये अभी से बता दे कि ये सिलेबस आएगा, लेकिन इस एग्जाम में तो जो सिलेबस अभी पैटर्न है वही रहेगा। ठीक है, हाँ जी। बात करें अपन ये सब्जेक्ट्स की तो देखो CSIR जो है 5 सब्जेक्ट में क्या कराता है, नेट JRF का एग्जाम कराता है ये। ठीक है, कौन कौन से, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथ साइंस, लाइफ साइंस, और ये अर्थ एटमॉस्फेयर ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस। क्लियर है,
जो केमिकल साइंस है उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, 75 अटैम्प्ट करने होते हैं। फिजिक्स में जो है 75 आते हैं, 55 अटैम्प्ट करने होते हैं। मैथ्स में 120 आते हैं, 60 अटैम्प्ट करने होते हैं। लाइफ साइंस की बात करें तो 145 आते हैं, 75 अटैम्प्ट करने होते हैं। बाकी जो अर्थ वाला है ये इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 75 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन का। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ की देखो, कट ऑफ सिंपल सा है कि जेआरएफ के लिए 50 to 60% के आसपास जाती है ये, ठीक है। किसके लिए? केमिकल साइंस के लिए। देखो ये कब की बात बता रहा हूँ मैं, दिसंबर 2022 और जून 2023 वाला, मतलब ये क्या है, एक साथ हुआ था ये वाला एग्जाम, दिसंबर 2022 का और तो उसका ये मर्ज साइकिल था, ये दोनों एग्जाम एक साथ हुए थे। उसकी जो कट ऑफ निकली थी उसकी कितनी निकली थी? 53.75। ये अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए है, वो भी केमिकल साइंस के लिए। तो 53 का मतलब कितना हो गया? लगभग 107 से थोड़ा बहुत ज़्यादा, ठीक है, 107.5 मार्क्स हो गया। तो ये किसके लिए है? जेआरएफ के लिए। और अगर मैं बात करूँ किसके लिए? लेक्चरशिप के लिए, एलएस के लिए, ठीक है, तो वो कितनी आएगी? 48.375। तो लगभग 96 से 7 के बीच में हो गया ये। क्लियर? तो ये रहती है कट ऑफ। बाकी औरों की आप देख सकते हो इजीली, इसमें पीडीएफ में है, ठीक है। हाँ जी, ये है किसके लिए? ये है दिसंबर 2023 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ है ये, ठीक है। ये किसकी कट ऑफ है? दिसंबर, देखो दिसंबर 2023 वाला जो एग्जाम था उसकी कट ऑफ है। उसकी कितनी गई थी? हाँ जी, केमिकल साइंस के लिए गई थी 59। इसका मतलब कितना हो गया? 118 नंबर। मैंने आपको ये बोला था कि 50 से 60 के बीच में कितनी मिल सकती है। एग्जाम कई बार टफ आता है तो 50% की अराउंड ही घूमती कट ऑफ है, ठीक है, जेआरएफ की। और अनरिजर्व्ड की बात करें इसमें किसके लिए? नेट के लिए, ठीक है, लेक्चरशिप के लिए। तो कितनी गई थी? 53। मतलब कितना हो गया ये? 106 नंबर हो गया। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बताया इसके बारे में, सीसीआर नेट जेआरएफ 2024 एग्जाम के बारे में। और अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी हाल ही में, जो इसमें मैंने केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कितने स्कोप्स हो सकते हैं करियर में, उस पर मैंने ये डिटेल आपको एक वीडियो बनाई है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चर, पीजीटी लेक्चर, ये 3 तो हैं टीचिंग जॉब। बाकी जो नॉन टीचिंग जॉब हैं और सारी ऑफिसर ग्रेड जॉब हैं, तो मैंने इनके बारे में एक वीडियो बनाई हुई है। आप चाहो तो उसको ईजिली देख सकते हो, ताकि आपको और स्कोप्स के बारे में पता चले, ठीक है। अगर आप सीसीआर नेट जो 2024 वाला एग्जाम है इसके रिगार्डिंग कोई आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पर आपको अपडेट कर दूंगा और नई वीडियो बना दूंगा। और जैसे ही सीसीआर नेट जेआरएफ 2024 का एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी होता है तो मैं एक वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच।